Good morning, dear students. Today we'll start chapter number 6, Changes Around Us, part 2nd. In second lecture, we'll discuss about chemical and physical changes and much more. तो आइए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं कुछ नया। नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस की। लास्ट लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में 3 पार्ट्स। फर्स्ट, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, सेकेंड, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस, एंड थर्ड इज रोटेशन बेस्ड या पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। यदि हम चेंजेस को तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस। इट इज अ टेम्परेरी चेंजेस। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि एक चेंजेस एक से अधिक प्रकार का चेंजेस हो सकता है। यानी अगर हम कोई भी चीज बात करें तो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, टेम्परेरी चेंज भी हो सकता है, नॉन रिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है, पीरियोडिक चेंज भी हो सकता है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत करना। जैसे यहां पर हमने बात की फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज मतलब होता है रिवर्सेबल चेंज, तो रिवर्सेबल चेंज भी हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और ये कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। इट कैन बी रिवर्स्ड, ये वापस हो सकता है, रिवर्सेबल होता है। एंड इट मे बी द चेंज इन शेप, साइज, और इसमें चेंजेस क्या होते हैं, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है। लिक्विड वाटर ऑन इवेपोरेशन, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाटर होता है इवेपोरेशन में चेंज हो जाता है स्टीम के रूप में। विच व्हेन कूल्ड अगेन कंडेंसेशन चेंज इनटू लिक्विड वाटर। तो सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, फिजिकल चेंज हम किसे कहेंगे कि फिजिकल चेंज एक तो टेम्परेरी चेंज होता है, रिवर्सेबल होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसके शेप और साइज में सिर्फ चेंजेस होते हैं। जैसे लिक्विड को, वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज स्टेट कन्वर्ट हो गया। स्टीम को फिर से हम कंडेंसेट करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विल रिजल्ट इन ए फिजिकल चेंज, यानी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि चेंजेस होते हैं तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, तो उसमें साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, ये सभी क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर कहीं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब दैट इज फिजिकल चेंज। सेकंड है द ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज सम एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी हैव टू अप्लाइड, यानी आपको कोई भी फिजिकल चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ फोर्स या फिर एनर्जी अप्लाई करनी होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर द चेंज, यानी जो मॉलिक्यूल्स का, जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, जो सब्सटेंस का कंपोजिशन है, वो हमेशा सेम रहता है चाहे उसमें चेंज हो जाए या नहीं हो। नेक्स्ट है अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो ऑन किकिंग अ फुटबॉल इज चेंज इट्स पोजीशन बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फुटबॉल रखा हुआ है, एक लात मारी, किक कर दिया, फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। इट्स मींस दैट इज फिजिकल चेंज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है ऑन टीयरिंग अ पेपर इट्स चेंज इट्स शेप एंड साइज बट रिमेन्स पेपर सेम। जैसे ये हमारे पास कागज, ठीक है, अब कागज को हमें क्या करना है, टीयरिंग करना है, ये लीजिए, अब इसमें चेंज हो गया, इसका साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया, लेकिन अभी तो ये पेपर ही है, कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। दूसरी चीज मैंने बताया था फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। अभी हमने ऐसा किया, ये फिर से वापस कर दिया,
रिवर्सेबल चेंज हो गया, टेम्परेरी चेंज हो गया, परमानेंट नहीं है, फिर से वापस हो सकता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है साइज स्टेज में, तो दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है, इफ यू क्रश शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी भी जब हम क्रश करते हैं तो उसके जो क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, कैसे, जैसे मान लेते हैं शुगर है, उसको आपने कन्वर्ट किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो, आप फिर से अगर उसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो फिर से वैसे ही टुकड़े बन जाएंगे, तो दैट्स आल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। चलिए, जैसे यहाँ पर फोर्थ आपका जो एग्जांपल है, फिजिकल चेंज रिजल्ट इन चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच लीड्स टू चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ क्या होता है, आपका सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मिल्ट हो जाएगा तो ये सॉलिड हो ही नहीं रहेगा, वो तो ऐसे फ्लूइडिटी होती है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर में आपको पता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो जब सॉलिड होता है तो ऐसा होता है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यह ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यह ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से अरेंजमेंट होता है सॉलिड में। लेकिन यही अरेंजमेंट यदि हम लिक्विड में पाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, यानी इनका सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका केमिकल चेंजेस, इट इज परमानेंट चेंजेस एंड इट्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली। ये परमानेंट चेंज होता है, इसको हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, एंड इट अ न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फॉर्म, और केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम केमिकल चेंजेस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी कुछ केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, बल्कि किसी की और जरूरत होती है, और जब वहां पर वो उपस्थित होते हैं तभी इनमें कोई भी परिवर्तन होता है, यानी सम केमिकल चेंजेस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटालाइट, ठीक है। तो कैटालाइट क्या होते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो आपका उत्साह वर्धन करती है, वो चिल्लाती है, तो उसके उत्साह वर्धन की वजह से आप और अच्छा खेलते हैं, जबकि ऑडियंस का कोई भी रोल नहीं होता है उस क्रिकेट के गेम को खेलने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट, जो उत्प्रेरक की काम करता है, वो हमारी भावनाओं को उत्प्रेरित करता है ताकि हम और अच्छा कर पाए। तो ऐसी कई सारे चेंजेस होते हैं जहां पर उत्प्रेरक की जरूरत होती है, जो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उसके चेंजेस को आसानी से करवा देता है, जैसे क्लोरोफिल इन प्लांट्स इन कैटालिस्ट, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट में वो कैटालिस्ट है, उसका काम सिर्फ भोजन बनवाने में मदद करना है, जबकि भोजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स में क्लियर किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। पहला है द केमिकल चेंज इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल्स होता है सब्सटेंस का, वो चेंज हो जाता है किसमें, न्यू सब्सटेंस के रूप में, एंड अ केमिकल चेंज ऑकर्स व्हेन देयर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस, यानी केमिकल चेंज कब होता है, जब वहां पर जितने भी सब्सटेंस अवेलेबल हैं उनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है तो ही केमिकल चेंज होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, चेंज होने से पहले जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, या हिंदी में हम उसको बोलते हैं अभिकारक, जो कि प्रक्रिया में भाग लेता है, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट या हिंदी में उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज accompanied by some external indicators such as production of heat, light, precipitation, change in color and evolution of gas,
यानी जब भी कहीं पर कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, एक तो हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे सकती है, जरूरी नहीं है पर हीट हो सकती है, लाइट के रूप में एनर्जी हो सकती है, प्रेसिपिटेट और छेप के रूप में हो सकती है, चेंजेस इन कलर, कोई भी कलर परिवर्तित हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल सकती है। तो अगर ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं दैट इज केमिकल चेंज। अच्छा यहां पर ध्यान से एक बात ध्यान से रखना कि जब मैंने बताया था फिजिकल चेंजेस की तो वहां पर भी कलर चेंज होता था, और जब हम केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी कलर चेंज होता है। लेकिन फिजिकल चेंज में टेम्परेरी कलर चेंज होता है और केमिकल चेंज में परमानेंट कलर चेंज होता है। जैसे लोहा लिया हमने, उसको गर्म किया, तो जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो लाल कलर में चेंज हो जाता है, यानी कलर चेंज हो गया। लेकिन जैसे बाहर करके ठंडा करते हैं वापस कलर गायब। लेकिन केमिकल चेंज में एक बार अगर कलर चेंज हो गया तो वो परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर गिव स्मोक गैसेस लाइक वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब भी हम पेपर को जलाते हैं तो पेपर जलाने के बाद हमें क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसमें कई सारा स्मोक निकलता है, कई सारी गैसेस निकलती हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एंड द एश लेफ्ट बिहाइंड इट, और जो राख होती है वहीं पर छूट जाती है। डिफरेंट फ्रॉम पेपर इट्स प्रॉपर्टीज, जो कि पेपर की प्रॉपर्टी से पूरी तरह से डिफरेंट है, चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ डेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। यानी जो मरी हुई चीजें होती हैं, डेड होती हैं, खराब चीजें होती हैं, जो जिनका डिकम्पोजिशन होता है उनका भी जो प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पर भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, डिकम्पोज होकर वो नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डे टू डे केमिकल चेंज इन द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता है कि प्लांट्स अपना भोजन खुद ही बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाते हैं? तो प्रेजेंस होता है सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं और इसके बाद प्रोसेस शुरू होती है जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे भी हम बोलेंगे केमिकल चेंज। चलिए और देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। लोहे में जंग लगना, ये भी आपका क्या है केमिकल चेंज। जैसे यहाँ पर बगल में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो आपका व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल लोहा आपका ऐसा होता है, लेकिन कुछ दिन तक अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो उसका कलर ऐसे चेंज हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। तो लोहे में जंग जो लगता है कैसे होता है? तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो मेटल का बना होता है, आयरन का बना होता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इज कुकिंग। खाना पकाना, भोजन पकाना भी क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि जिस समय खाना हम पकाते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज, खाना बनने के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, इसका मतलब वो नया सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ड ऑन एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे हमने चेंजेस को कैसे क्लासिफाई किया है। तो एनर्जी के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया, तो हमने टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट है आपका एक्सोथर्मिक चेंजेस और दूसरा है इंडोथर्मिक चेंज। तो यहाँ पर दो शब्द चेंज होते हैं, एक आपका एक्सो, दूसरा आपका इंडो। एक्सो मतलब होता है बाहर जाना, इंडो मतलब होता है अंदर आना। तो जब किसी भी केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट बाहर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक चेंजेस। यानी अ चेंजेस इन विच हीट एनर्जी रिलीजेस इट्स कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक चेंजेस। यानी जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक चेंजेस। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेबन। तो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, सॉरी बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होती है। तो लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है और वो क्या होता है? बाहर रिलीज होती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ आइस क्यूब हीट इज रिलीज्ड। जब हम आइस क्यूब बनाते हैं,
आइस क्यूब मतलब बर्फ जमाते हैं तो भी हीट रिलीज होती है। तो जब हीट रिलीज होती है तो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड वाटर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब वाटर वेपर्स को हम कंडेंसेट करते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ कैंडल ऑफ बर्निंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। यानी जो कैंडल की जो फ्लेम जलती है तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसे हम भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड हीट इज रिलीज। जब हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो यहां पर भी हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस। रेस्पिरेशन सांस लेना, श्वसन प्रक्रिया। आप जब हवा लेते हैं अंदर ऑक्सीजन के रूप में तो ठंडा लेते हैं, लेकिन जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आती है गर्म आती है। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भोजन का पचना भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि वहां पर भी हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है आपका इंडोथर्मिक। इंडो मतलब हीट अंदर लेना, यानी कोई भी चेंज जिसमें हीट एब्सॉर्ब की जाती है उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक चेंजेस। A change in which heat energy is absorbed is called endothermic reaction. For example, in evaporation process heat absorb करता है तब जाके वो evaporate होता है और इसलिए इसे हम बोलेंगे endothermic reaction। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, हीट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी जब बर्फ पिघलता है तो वहां पर भी हीट क्या की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, जिसके बाद उसका स्टेट चेंज होता है। नेक्स्ट है आपका हीट इज ऑब्जर्व बेकिंग ब्रेड एंड कुकिंग फूड। खाना पकाना और ब्रेड को बेक करना, इन दोनों में भी एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है। दैट्स आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। नेक्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस, भोजन पकाना बाय प्लांट्स, क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि वो हीट एनर्जी सन से जो है अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक चेंजेस। नेक्स्ट है आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। यानी कोई भी मटेरियल एक्सपांड करना मतलब फैलाव करना, फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। तो किस कंडीशन पर, किस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग द मटेरियल कैन मेक देम चेंज। यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी यदि हम किसी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे या फिर किसी चीज को ठंडा करेंगे तो उनमें जो चेंजेस होंगे उन्हें हम बोलेंगे हीटिंग चेंज एंड कूलिंग चेंज या एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। द चेंजेस ऑकर्स इन ऑल मटेरियल्स, यानी ये चेंज क्या होते हैं, सभी मटेरियल्स में होते हैं। लाइक वाटर में भी होता है, मेटल में भी होता है और एयर में भी होता है। वो सॉलिड लिक्विड जो है वाटर है, मेटल सॉलिड है, एयर गैसेस है। इसका मतलब सीधा सा कहना यह है कि कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके साइज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। बट द इफेक्ट ऑफ हीटिंग इज अपोजिट, दैट इज कूलिंग। लेकिन यहाँ पर हीट करने पर जो चेंजेस होते हैं वो जस्ट अपोजिट है, किस पे, कूल करने यानी ठंडा करने पर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के चेंजेस है। तो चेंजेस बाय हीटिंग यानी गर्म करने पर क्या चेंजेस होते हैं, तो हीटिंग इज अ सब्सटेंस कैन मेक इट्स एक्सपांड। यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या करता है, एक्सपांड करता है मतलब फैलता है। बट द डिग्री ऑफ एक्सपांशन डिफर्स, लेकिन कितना फैलना है ये डिफरेंट होता है। किसमें, सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा एंड गैसियस स्टेट में अलग अलग होगा। मतलब ये कि अगर आपके पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तीनों को आप सेम टेम्परेचर देंगे तो तीनों में अलग अलग एक्सपांशन होगा। जो सॉलिड होगा उसमें सबसे कम एक्सपांशन होगा, जो लिक्विड होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा और जो गैस होगा उसमें एक्सपांशन सबसे ज्यादा होता है। यानी गैसेस एक्सपांड द मोस्ट व्हाइल सॉलिड एक्सपांड द लीस्ट। यानी गैसें सबसे ज्यादा फैलती हैं जबकि सॉलिड सबसे कम फैलता है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्सपांड ऑन हीटिंग, मेटल को जब हम हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है। जैसे रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल्स, रेल ज्वाइन टुगेदर, a small gap is left between the rails and there is the expansion of the rail is hot weather। मतलब यहां पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना,
इस जगह पर ये दो रेल की पटरियां हैं, आपस में यहां पर ज्वाइंट हैं, तो यहां पर बीच में आप देखेंगे तो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप जानबूझकर छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों के मौसम में जब आयरन एक्सपांड करे, फैले, तो ये गैप आपस में फिल हो जाए, क्योंकि यदि हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो पटरियां क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। इसलिए रेलवे ट्रैक में आप जाके देखेंगे ओरिजिनल में भी तो आपको ये चेंजेस दिखाई देगा। सेकेंड है चेंजिंग बाई कूलिंग। यदि किसी चीज को ठंडा करना है तो कैसे चेंज होगा, तो कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट इज कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब किसी भी सब्सटेंस को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो सिकुड़ेगा। सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट, सॉलिड सबसे कम सिकुड़ता है, व्हाइल गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट, जबकि गैसेस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा सिकुड़ती हैं। यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे ग्लास आपको दिखाई दे रहा है, अ वेरी हॉट ग्लास। आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, पर कोशिश करना कि ये एक्सपेरिमेंट करते समय घर में कोई भी उपलब्ध ना हो, क्योंकि पिटाई भी हो सकती है। आपको करना क्या है, एक ग्लास लेना, उसको हीट करना है, गर्म करना है, और जब वो गर्म हो जाए तो तुरंत उसको ठंडे पानी में डाल देना है। तो जैसे आप ठंडे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ग्लास होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि जो ग्लास का जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जैसे आप पानी उसमें डालते हैं तो पानी सिर्फ आउटर सरफेस पे काम करता है, आउटर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, जिसकी वजह से वो क्रैक हो जाता है और टूट जाता है। This is because of outer surface of the glass when it's come in direct contact with the cold water contracts more compared to the inner surface of glass, and that is not in direct contact with cold water, the hence take time to cool down and contract। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह से आपका ये 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस समाप्त होता है। इसको हमने पूरे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में बात की थी, और सेकंड लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात की, जिसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस की बात हमने की। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।